जय हिंद बच्चा पार्टी। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का अगला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट, है ना। तो हमारे पास एक थिन शीट है। इस थिन शीट की वजह से किसी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, बट दिस टाइम हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। हम किस चीज का यूज करेंगे? हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या बना लिया? ये थिन शीट बना ली, इनफाइनाइट साइज की है, ठीक है। इस थिन शीट को कैसा ले लेता हूं मैं? पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट लिया है मैंने, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज पूरे शीट पर डिस्ट्रीब्यूट है और कैसा है? यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी मैं मान लेता हूं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। दैट मींस 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं इसका एरिया कट करूंगा तो इसमें कितना चार्ज आएगा? इसमें सिग्मा कूलम चार्ज आएगा। क्लियर है बात? ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका यूज करेंगे? गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन सरफेस इज सिमेट्रिकल, है ना। एप्लीकेबल तो सब जगह, बट यूजफुल कब है? जब सिमेट्रिक सरफेस बना रहा हूं। तो मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कैसे रही है। अगर मैं देखता हूं कि इससे फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव है तो बाहर जाती हुई, और ये एक सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जाती होगी, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से जाती हुई मिलेंगी। अगर मैं किसी डिस्टेंस ए पर आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो यहां पर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है सब जगह पर, है ना। यहां पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहां पर भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। किसी भी डिस्टेंस पर आप ले लो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं एक ऐसी सरफेस बनाऊंगा जो कि इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, जो कि इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर वाले सरफेस बनाऊंगा तो मैं क्या बना सकता हूं? मैं सर्कुलर सरफेस बना सकता हूं, ठीक है। ये क्या बनेगी? सर्कुलर सरफेस बनेगी। अब कोई जरूरी नहीं कि आप सर्कुलर बनाए, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। आप क्या भी बना सकते हैं? आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको क्लोज भी तो करना है। गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो हमें इसको क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? हम यहां पर इसको पूरा सिलेंडर कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा? ये एक सिलेंडर बनेगा, बट ये अभी क्लोज नहीं हुई है। ये जो हमारा चार्ज शीट है ये अभी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आई। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस साइड भी देखना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस साइड भी सिलेंडर बनाना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो मैं एक ऐसी सरफेस बनाऊंगा जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। अब यहां पर मैं इस सिलेंडर को क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर देता हूं। मैं सिलेंडर को क्या कर देता हूं? कंप्लीट कर देता हूं। अब ये देखो कि यहां पर क्या इस सिलेंडर ने इस शीट को कवर कर लिया या नहीं कर लिया? जैसे अगर मैं यहां पर सिलेंडर रखता है इसके ऊपर, मान लो इस तरीके से, तो इतना पार्ट इस बोर्ड का कवर कर लिया जाता उस सिलेंडर से, तो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ गया होता। तो वैसे ये सिलेंडर क्या कर ले रहा है? इसको कवर कर ले रहा है। कहां पर कवर कर लिया इसने? इसको यहां पर, ये जो सरफेस पर इसने इसको क्लोज कर लिया, अपने अंदर कवर कर लिया, ठीक है। इतना सरफेस, इसकी रेडियस मान लो कितनी है? आर है। इसकी रेडियस मान लो कितनी है? आर है। तो इसने इसको क्या करा? इतनी सरफेस को इसने कवर कर लिया। तो अब हमें करना क्या? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी वजह से ए डिस्टेंस पर कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं, जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर कितना होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, हॉरिजॉन्टल एकदम टुवर्ड्स लेफ्ट। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, ठीक है जी। एरिया वेक्टर, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर भी इधर ही हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ हो गया, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ठीक है। और एक ये कर्व्ड सरफेस, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहां पर जैसे पहले करें, छोटी छोटी सरफेस ले लेते हैं कि यहां पर ये 3 सरफेस बन रही हैं, तो इनके छोटे छोटे एरिया हम ले लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं डी ए वैक्टर। अब इसमें भी इस सरफेस को मैं 1 बोल देता हूं, डी ए 1 वैक्टर। इस वाली सरफेस को 2 बोल रहा हूं तो डी ए 2 वैक्टर। और इस वाली सरफेस को अगर मैं 3 बोल रहा हूं, इसके छोटे से पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? डी ए 3 वैक्टर हो जाएगा, ठीक है साहब। तो तीनों पार्ट से पास होने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे। तो इसको 3 पार्ट में जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रल सरफेस 1 ई वेक्टर डॉट डी ए 1 वेक्टर। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे सरफेस 2 के लिए ई वेक्टर
डॉट डी ए टू वेक्टर, और तीसरे वाले के लिए लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर इक्वल टू, अब लिखना हमें क्यू इन। क्यू इन मतलब इस सिलेंडर के अंदर आने वाला चार्ज कितना है, इस सिलेंडर ने कितना चार्ज अपने कब्जे में ले लिया वो हमें पता करना है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर सिलेंडर रखता तो इतना ये सरफेस कवर कर लेता है इसका, तो कितना चार्ज ये अपने कब्जे में ले रहा है, अपने सरफेस के अंदर ले रहा है, वो हमें पता करना है। अभी मैंने बताया कि चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं तो सिग्मा कूलम चार्ज आता है। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस यहां पर बनी है, मैं इसका एरिया ए मान ले रहा हूं। इस सरफेस का एरिया कितना मान ले रहा हूं मैं, ए मान ले रहा हूं। जब ए इसका एरिया है तो ए मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा ए कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम आया तो ए में कितना हो जाएगा, ए में हो जाएगा सिग्मा ए, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो यहां पर क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन हो गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इन आ गया। ठीक है जी। अब यहां पर देखो सरफेस 1 के लिए अगर हम देखते हैं, सरफेस 1 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री। ठीक है जी। प्लस ऐसे सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहां लिखेंगे ई डी ए 2 cos 0 डिग्री। सिमिलरली यहां पर जब लिखेंगे सरफेस 3 के लिए तो ये हो जाएगा ई डी ए 3 कितना cos 90, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है राइट या लेफ्ट, और एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो cos 90 और इक्वल टू क्यू इन हमने लिखा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब। अब यहां पर इसको सॉल्व करो। अब ये वाली वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 होता है 0। यहां से e बाहर आएगा, यहां से e बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dA1 प्लस e इंटीग्रेशन dA2 इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, ये छोटे 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 सारे पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना सर्कल का एरिया बन जाएगा। ये किसका एरिया बन जाएगा, सर्कल का एरिया बन जाएगा। तो इसका एरिया हमने कितना लिया, इसका एरिया लिया है हमने ए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dA1 ये हो जाएगा ए। सिमिलरली ये इंटीग्रेशन dA2 ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए, इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से जब हम इनको ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई आ गया अपना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट एट अ डिस्टेंस ए। अब क्या इसमें कहीं पर भी ए का जिक्र है, क्या इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं पर भी ए यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द शीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। क्या लिख लेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट स्पेलिंग भी नहीं लिखी जा रही, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम शीट, डिस्टेंस फ्रॉम द थिन शीट। जो थिन शीट से जो डिस्टेंस है उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। जब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो अब चाहे ये पॉइंट यहां होता, चाहे यहां होता, चाहे यहां होता, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो अब यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं थिन शीट के लिए, तो बोलिए तो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, तो उसके साथ चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। और यहां पर ये वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्फीयर के लिए, की वजह से अगर हमें निकालना है तो पहले भाई हम एक हॉलो स्फीयर बना लेंगे। ये अपना हॉलो स्फीयर हो गया जिसका रेडियस हमने मान लिया, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। ये इसका सेंटर मान लो ओ है। ठीक है जी। अब जो चार्ज है भाई कैसा है, ये हॉलो है कि सॉलिड है, ये हॉलो स्फीयर है। अगर इसके पास चार्ज होगा तो वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर इसके पास चार्ज होगा
तो वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा चार्ज तो इसके पास कैसी डेंसिटी होगी, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं इट इज सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। मतलब फिर से वही, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया इसका लूंगा स्फीयर का, तो इसमें कितना चार्ज मिलेगा, सिग्मा कूलम्ब। 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं इसका सरफेस एरिया कट कर लेता हूं तो उसमें मुझे सिग्मा कूलम्ब चार्ज मिल जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें फाइंड करना है तो हमें अलग अलग पोजीशन मिलेंगी, है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहेगा। कहां कहां पर, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, स्फीयर के अंदर, स्फीयर की सरफेस पर और स्फीयर के बाहर। स्फीयर के अंदर अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इस सरफेस के अंदर ही ले लेते हैं। ये मान लो ये जो डिस्टेंस है अपना स्मॉल आर है, ये वेरिएबल डिस्टेंस रहेगा, कभी सरफेस के अंदर होगा, कभी सरफेस पर होगा, कभी उसके बाहर होगा। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि सिमेट्रिक हो विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर स्फीयर है ये, तो स्फीयर के लिए सिमेट्रिक सरफेस क्या होगी, स्फीयर ही हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या बन गया, ये स्फीयर बन गया, गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है साहब। अब ये हम कब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इफ स्मॉल आर इज लेस देन आर, दैट मीन्स पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। अगर स्फीयर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं किसी पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस आर पर, ठीक है साहब। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। जब गॉस लॉ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू, ये कितना होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है गॉस लॉ। पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, पढ़ाई करो भाई, पढ़कर आया करो। तो यहां पर देखो ये कितना होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात देखो, क्या इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन हो गया 0। क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो क्यू इन कितना हो गया, 0 हो गया। और जब क्यू इन 0 हो गया मेरे भाई, तो ये कितना होगा, ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, है ना। 0 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 0। अब एक बात देखो, एक बात बताना मुझे, अगर मैं यहाँ पर ये सरफेस मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि भाई ये सरफेस मैंने छोटा सा एरिया ले लिया डी, मैंने क्या ले लिया, छोटा सा एरिया डी। अगर यहाँ पर चार्ज होता भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस से जाता। मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पर चार्ज होता, अगर इसके अंदर चार्ज होता इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती, नॉर्मल टू द सरफेस, इस तरीके से अलोंग द रेडियस जाती। इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही की तरफ होगा। इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही की तरफ होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई डी ए कॉस, एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ई तो बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1 और इक्वल्स टू 0। ठीक है। डी ए यानी इसका एरिया, किसका एरिया, इस क्लोज सरफेस का एरिया, ये कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। तो ये कितना हो गया, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपना 0 इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब किसी भी पॉइंट पर, आप चाहे पॉइंट वो यहां पर लो, यहां पर लो, यहां पर लो, सरफेस के अंदर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे 0 ही आएगा। क्लियर है बात। तो ये तो हो गई बात जब हम बात कर रहे थे इनसाइड द सरफेस। अब हम ले लेते हैं, अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, मतलब एट अ पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तब क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे साहब गॉसियन सरफेस तो बना लो पहले, बिल्कुल सही बात है। यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस फिर से क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो ये बन गया स्फीयर, और इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये अगेन ये अब भी आर ही रहेगा, ये अब भी कितना बनेगा, ये आर ही बनेगा।
ठीक है साहब। तो अब यहां पर फिर से अगर हम देखें तो इस पर अगर मैं यहां फिर से छोटा सा एरिया लेता हूं डीए, तो डीए कैसा होगा, डीए इधर ही की तरफ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस डीए वेक्टर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस होगा ई वेक्टर। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो हम यहां लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री और क्यू इन। अब देखो क्यू इन अगर मैं देखता हूं तो क्यू इन कितना हो जाएगा, क्यू इन हो गया टोटल चार्ज। क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन हो गया ये टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज आप लिख सकते हो, मैंने क्या बोला कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दैट मींस 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं ले रहा हूं एरिया तो सिग्मा चार्ज आ रहा है। पूरा एरिया ले लूंगा तो पूरा चार्ज आ जाएगा। पूरा एरिया कितना होगा 4 पाई, और कितना है ये है कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? यानी अब पूरा सरफेस आ गया ना गॉसियन सरफेस के अंदर, ये पूरा स्फीयर आ गया इसके अंदर। इसका यूनिट एरिया लेता तो सिग्मा चार्ज आता, पूरा एरिया ले लिया मैंने, पूरा सरफेस का एरिया, तो पूरे सरफेस का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां वैल्यू लगा दो, तो क्यू इन कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हो जाएगा ये ई और इंटीग्रेशन डी ए कितना हो जाएगा 4 पाई। अब यहां पर क्या, यहां पर आएगा स्मॉल आर स्क्वायर, यहां पर कितना आएगा ये आएगा यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहां पर तो मैंने क्या दिया, मैंने तुम्हें दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। हो सकता है वो तुमसे ये बोले कि भाई टोटल चार्ज इसका क्यू है, हो सकता है वो तुम्हें ये ना देकर सरफेस चार्ज डेंसिटी वो बोल दे टोटल चार्ज क्यू है। तो अगर टोटल चार्ज वो बोलते क्यू है तो आप यहीं से क्या करते, आप यहां से सिंपल लिखते कि ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू इन हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैंने तो क्या बोला था, मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया था आपको, तो आपने ये प्रोसेस कर लेगा टोटल चार्ज निकाले सिग्मा इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करके। बट अगर मैं ये कहता कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ना देकर मैंने आपको चार्ज दिया है, टोटल सरफेस पर जो डिस्ट्रीब्यूट है वो क्यू है, तो मैं यहां पर क्या स्टेप करता, मैं यहां पर सेम यही लिखता ई डी ए कॉस 0, बट यहां पर क्यू इन की जगह क्या लिखता, क्यू लिखता। तो यहां पर ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहां पर आप देख रहे हैं ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या हमें, ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर बना है या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर बना है, क्या ये कुछ देखा हुआ लग रहा है, क्या ये कुछ वैसा सा ही है कि अगर यहाँ पर ये चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो वही हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। मतलब अगर पॉइंट सरफेस के बाहर लाए कर रहा है, स्फीयर के बाहर लाए कर रहा है, तो ये जो पूरा स्फीयर है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है बात? यहां पर लिख लेंगे फॉर द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, it behaves like a point charge। it मतलब कौन, ये जो हमारा चार्ज स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। सिग्मा में आपसे आंसर पूछता तो आप सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब यहां से एक चीज देखो जरा, सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, सेम यहां से के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है साहब, बट एक चीज और देखो, अभी एक चीज और देखो, अगर मैं ऑन द सरफेस लिखता हूं, अगर मैं लेता हूं एक और केस के स्मॉल आर इक्वल टू आर हो गया, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर मैं स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, अब यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ई कितना हो जाएगा, ई विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
कितना हो जाएगा, ई विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या फिर यहां से भी अगर आप लिखना चाहो तो यहां से क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है बात ये नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब जो मैं कह रहा था आपसे, मैंने बोला था कि भाई अगर हम देख रहे हैं, अब हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, देखो। अब इनसाइड द सरफेस कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 ऑन द सरफेस के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड आउटसाइड द सरफेस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, अगर मैं मेरे बच्चों इसका ग्राफ बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तब मुझे ध्यान देना है कि इफ स्मॉल r is less than capital R, that is the point lies inside the sphere, then electric field will be 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब मेरा ग्राफ ये r के एक्सिस के ऊपर ही चलेगा इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जब ये दोनों आपस में इक्वल हुए इस पॉइंट पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तब उस केस में क्या है, यहां पर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। यहां पर क्या मिला मुझे, यहां पर मिला मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाहर क्या हुआ, जब पॉइंट बाहर चला गया, आउटसाइड द स्फीयर चला गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली रिलेटेड है आर स्क्वायर के। तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अपना जाता हुआ हमें दिखाई देगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा। और यहां मिलाना मत, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू बहुत 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 छोटी होती चली जा रही है। क्लियर है बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये पूछते रहते हैं, ग्राफ वगैरह आपको पता रहना चाहिए, ठीक है साहब। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहले हम स्फीयर बनाएंगे, ये हो गया अपना स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं, है ना, सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसके सरफेस में भर जाएगा, इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है अपना, इसके अंदर सारे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है, पूरे में बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मैं ये भी मान लेता हूं कि इसके पास जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। मैं इसका रेडियस मान लेता हूं, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और मैं इसकी चार्ज डेंसिटी भी मान लेता हूं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज रो कूलम पर मीटर क्यूब है। अब रो कूलम पर मीटर क्यूब क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है ना, इसके अंदर चार्ज भरा, अब सरफेस पर नहीं है। लास्ट वाले में मैंने क्या लिया, सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, इसलिए मैं सरफेस एरिया की बात कर, अब चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है, इस गोले के अंदर चार्ज भरा हुआ है, तो अब मैं किसकी बात करूंगा, मैं वॉल्यूम की बात करूंगा उसके। तो मैं यहां पर क्या लूंगा, मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर क्यूब अगर मैं वॉल्यूम लेता हूं तो उसमें कितना चार्ज आएगा, रो चार्ज होगा। ये हमने इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली, ठीक है जी। अब इसमें भी जैसा हमने पिछले केस में करा था, हमने 3 केस करे थे, वैसे यहां पर भी 3 केस बने, ठीक है। कहां कहां पर, एक आउटसाइड द सरफेस, एक ऑन द सरफेस एंड एक इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो ये पहले हम आउटसाइड द सरफेस वाला केस ले लेते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और ये बाहर लाया कर रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर के केस में जो सरफेस बनेगी वो स्फेरिकल ही बनेगी, ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें पहला केस लेता हूं, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। अगर पॉइंट स्फीयर के बाहर लाए कर रहा है तब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है साहब। तो यहां पर फिर से वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, गॉस लॉ लिखेंगे पहले, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ई डॉट डी, अगर मैं यहां पर मान लो एक छोटा सा सरफेस बनाता, अगर मैं यहां पर मान लो एक छोटा सा सरफेस बना रहा होता, एक छोटा सा सरफेस ले लिया मैंने,
जिसका एरिया डीए है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, अलोंग द रेडियस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो गया, 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रल मैं लिखूंगा ई डी ए कॉस 0 इक्वल्स टू, अब क्यू इन देखो, क्यू इन क्या हो गया, क्यू इन इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब यहां पर टोटल चार्ज अगर मैंने क्यू लिया है, पूरा स्फीयर इसके अंदर आ गया है, तो क्यू इन कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ई को हम बाहर कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या हो गया कि ये छोटे 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 सारे सरफेस को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तब यहां पर किसकी बात करें, हम सरफेस के एरिया की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन सरफेस के एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस कैसे है, स्फेरिकल, तो सरफेस एरिया जो है स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और कौन सी सरफेस ले रहे, गॉसियन सरफेस, तो उसी का एरिया लिखेंगे। तो रेडियस कितनी है उसकी, स्मॉल आर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, फिर से वही क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, हॉलो स्फीयर के केस में देखा कि अगर बाहर पॉइंट लाई करता है तो हॉलो स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा था। तो यहां पर भी अगर सॉलिड स्फीयर भी है और पॉइंट अगर आउटसाइड द सरफेस है, तो ये भी कैसे बिहेव करेगा, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये भी कैसे बिहेव करेगा, ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। ठीक है सर। अब एक तो फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। और कैसे लिख सकते हो, और अगर मैं इसको चाहूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, डेंसिटी इसकी रो है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, वॉल्यूम कितना होगा जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, यही लिखेंगे। तो यहां पर भी अगर मैं Q को लिखना चाहूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूं, दैट इज टोटल चार्ज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका टोटल चार्ज हम लिख सकते हैं ऐसे। रो के टर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू की जगह कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ भाई, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है। तो यहां पर आप अगर लिखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ रो तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू, ऊपर से क्या बचेगा, रो और आर क्यूब, सो रो आर क्यूब अपॉन में यहां कितना बच रहा है, यहां बच रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप इसको इन टर्म्स ऑफ रो लिख सकते हो। ठीक है जी। और यहां से एक चीज और ध्यान देंगे जो हमने पिछली बार भी करी थी हॉलो स्फीयर में भी, कि आउटसाइड द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है, पहले भी था आज भी है। क्लियर है बात। उसके अलावा अगर मैं इसी को इस पॉइंट पर देख रहा होता, यहां पर देख रहा होता, तो अब क्या होता, अगर मैं इसको आर ले रहा हूं स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर के इक्वल हो गया। मतलब अगर मैं बोलता हूं इफ small r equals to capital R, that is point lie on the surface of sphere। अगर पॉइंट जो है वो स्फीयर की सरफेस पर लाई कर रहा है तब क्या होगा, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहां से लिखूंगा तो ये कितना होगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां पर पुट करोगे रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सो ई कितना हो जाएगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हो। क्लियर है बात। ये सरफेस पर वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो जी, ये मैक्सिमम है, बाहर जाएंगे तो इनवर्सली रिलेटेड है, डिक्रीज करेगा ऑब्वियस सी बात। तीसरा केस और देखते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है जब स्मॉल आर, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट इज पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस, पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस। अगर जो पॉइंट है वो सरफेस के अंदर लाई कर रहा है तब क्या होगा। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर थोड़ा तुम्हें ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर ये हमने पॉइंट लिया है कि ये पॉइंट है वो,
जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, फिर से इसका डिस्टेंस आर ही है, यही वेरिएबल है हमारा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस फिर से क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस। ये गॉसियन सरफेस क्या बन गया अपना, फिर से स्फेरिकल सरफेस बन गया। ठीक है जी। अब यहां पर फिर से वही लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, फिर से वही कहानी जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलोंग द रेडियस। यहाँ पर छोटा सा एरिया लूंगा, डी ए वैक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 होगा, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रल डी ए है, ये जो इंटीग्रल डी ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो लिखा ना मैं क्लोज इंटीग्रल डी ए, दोबारा ध्यान देना यहाँ पर, ये किस चीज का इंटीग्रल ले रहे हैं, किस चीज का एरिया ऐड कर रहे हैं, ये जो गॉसियन सरफेस लिया इसके एरिया को ऐड कर रहे हैं, तो इसी सरफेस का एरिया ले जाएगा। और ये सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 पाई, कौन सा आ रहा है, कैपिटल की स्मॉल, तो स्मॉल आएगा, है ना, गॉसियन सरफेस का रेडियस तो स्मॉल है, सो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो अब आगे अब हमें देखना है क्यू इन के इनक्लोज चार्ज कितना। अब एक चीज देखो, अब पूरा चार्ज तो आ नहीं रहा, सिर्फ चार्ज इतना आ रहा है, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज आ रहा है, ठीक है जी, इतना वाला पार्ट, तो इसका ये चार्ज होगा कितना, ये हमें लिखना है। अब एक चीज देखो, अभी मैंने लिखा कि अगर हम ले रहे हैं एरिया कितना, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, अगर मैं ये वॉल्यूम लेता तो कितना चार्ज आता, क्यू चार्ज आता, कितना चार्ज आता, क्यू चार्ज आता टोटल। बट हम वॉल्यूम ले कितना रहे हैं, हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते हैं। अगर मैं 1 यूनिट वॉल्यूम में पूछूंगा कितना चार्ज आएगा, तो आप बोलोगे साहब इस क्यू को 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड कर दो। अच्छा, मैंने पूछा अगर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में मुझे चाहिए होता, तो आप बोलोगे साहब ये तो बड़ा आसान है, इसमें 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4/3 पाई है और 4/3 पाई है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज आया वो आया क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर। जो चार्ज आएगा, जो इनसाइड चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा अपना क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर। तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट छूट गया। ठीक है, ये इतना चार्ज हमने क्यू इन ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये बन गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, किसी भी पॉइंट पर कितना रहेगा, कितना हो गया, क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, आप कहोगे साहब ये तो हमने चार्ज के टर्म में लिख दिया, अगर चार्ज डेंसिटी हमें दे देता, अगर हमें रो का वैल्यू दे देता, तो रो का वैल्यू अगर हमें रो का वैल्यू देता, तो भाई रो क्या होता है, रो होता है क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्यू है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ फिर से वही, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल आर ले लेता हूँ, क्यू की जगह कितना होता है, रो इंटू 4/3 फिर से पाई आर क्यूब। ठीक है, कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, 3 बच गया, तो ये कितना हो जाता है, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस के लिए फॉर्मूला। कितना हो गया, ये हो गया रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आई बात? चार्ज डेंसिटी क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो क्यू को मैंने क्या करा, इस रो से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्यू था, क्यू की जगह मैंने क्या लिख लिया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ये बचा रो और आर, ये मल्टीप्लाई हो गए, 3 और एप्सिलॉन नॉट ये मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या बन गया, ये बन गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात?
आउटसाइड द सरफेस वही एज अ पॉइंट चार्ज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखोगे तो रो आर क्यू अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर यहां पर ये ऑन द सरफेस मैक्सिमम हो गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये आउटसाइड द सरफेस, सॉरी इनसाइड द सरफेस, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तो इनसाइड द सरफेस कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू, या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखोगे तो रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इन दोनों जगह से एक चीज देखो बड़े ध्यान से, क्यू कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, यहां पर देखो रो कांस्टेंट, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप इसके स्फीयर के अंदर जितना सेंटर से दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। स्फीयर के अंदर आप सेंटर से जितना दूर जा रहे हो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ना भी चाहिए क्योंकि यहां पर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। यहां पर आकर मैक्सिमम होगा, जब इसके बाहर निकलोगे तो भाई चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, अब ये तो ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, बट ये जो आपका डिस्टेंस है ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। और कैसे? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, जो कि हम करते आ रहे हैं। इनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का, तो फिर से इसको मैं दो रीजन में डिवाइड कर दूंगा, स्मॉल आर लेस देन और स्मॉल आर ग्रेटर देन, और इसका बाउंड्री हो गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है जी। इस वाले रीजन में, कौन से वाले रीजन में? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसमें क्या हो रहा है, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। आर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और सीधा इस तरीके से जाएगा। ठीक है जी, ये बन गया। उसके अलावा क्या होगा? अब यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। कहां गया ये? ठीक है जी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या हो रहा है? जब ये ग्रेटर हो गया, मतलब ये वाला केस, यहां पर देखो इनवर्सली रिलेटेड है, तो यहां पर इनवर्सली रिलेटेड है, तो इस तरीके से डिक्रीजिंग हम ग्राफ बना देंगे। तो वैसे ये ग्राफ बन गया किस किस का? ये ग्राफ बन गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर अपना है नहीं वैसे तो सिलेबस में, बट फिर भी आना चाहिए आपको। ठीक है, हॉलो स्फीयर जरूर है। हॉलो स्फीयर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड में, तो वो आना चाहिए आपको। स्ट्रेट वायर भी आना चाहिए और आपको थिन शीट भी आना चाहिए। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक न एक जरूर ही आता है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, अलग अलग टॉपिक्स के न्यूमेरिकल रहेंगे चैप्टर 1 से। उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू।